इस वीडियो में है क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस का बायोलॉजी पार्ट से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाइव या फिर सरवाइव करने के लिए टोटल 4 लाइफ प्रोसेस करने होते हैं। इसमें से हमने न्यूट्रिशन को कंप्लीट पढ़ लिया है। न्यूट्रिशन में हमने इसके सभी टाइप्स को देखा, उसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा और उसके बाद पढ़ा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अब आते हैं सेकंड लाइफ प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन। आगे वाले पेज से इसे स्टार्ट करते हैं। आते हैं गाइस रेस्पिरेशन पर। रेस्पिरेशन क्या होता है? आप कहोगे सांस लेना, लेकिन रेस्पिरेशन में सिर्फ सांस लेना यानी कि ब्रीथिंग ही शामिल नहीं होता है। समझ लेते हैं इसे। द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इट इन्वॉल्व ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज यानी कि फूड ऑर्गेनिज्म के सेल्स के लिए एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन दोनों की एडिशन से, और इसमें ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना भी शामिल होता है। अगर हम सांस लेंगे तभी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच पाएगी। आगे दिया है देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इन दोनों के नेक्स्ट पेज पर। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में एनर्जी का प्रोडक्शन किया जा रहा है, एनर्जी बनाई जा रही है, उसी को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। एनर्जी का प्रोडक्शन या तो विदाउट ऑक्सीजन हो या फिर ऑक्सीजन की कमी में हो, उसको कहा जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इन दोनों के एग्जांपल्स को समझते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। सो यहाँ पर है ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये होता है गाइस फूड। फूड जब सेल के अंदर जाता है, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। सो ये फूड साइटोप्लाज्म में जाने पर चेंज हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है पाइरूवेट और एनर्जी में। अब आप कहोगे पाइरूवेट क्या होता है? सिंपली हम इसे लिख सकते हैं C3H4O3। ये फॉर्मूला होता है गाइस पाइरूवेट का। सो पाइरूवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये ब्रेक डाउन हो जाता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। यहाँ पर एथेनॉल क्या होगा? एथेनॉल हो जाएगा हमारा सिंपली C2H5OH। ये फॉर्मूला होता है एथेनॉल का। सो सिंपली पाइरूवेट ऑक्सीजन की एब्सेंस में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल भी देना होगा हमें। सो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यीस्ट। इसे हिंदी में कहा जाता है खमीर। यीस्ट होता क्या है? ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है फंगस फैमिली से। इसका यूज किया जाता है ब्रेड या फिर केक बनाने के लिए। केक इतना फ्लफी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ यीस्ट। जब यीस्ट का फर्मेंटेशन किया जाता है, जब इसे पकाया जाता है, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण जो एयर बबल्स होते हैं, उन्हीं की वजह से केक या फिर ब्रेड फ्लफी होता है, इतना सॉफ्ट होता है। सो ये एग्जांपल हो गया एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। आते हैं सेकंड पॉइंट पर। पाइरूवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन में अगर ऑक्सीजन की कमी है तो जो पाइरूवेट है ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इन दोनों में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। लैक्टिक एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये होगा C3H6 और O3। ये होता है लैक्टिक एसिड। यहाँ पर कार्बन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं। अब बात आती है लैक ऑफ ऑक्सीजन इस वाले पार्ट के एग्जाम्पल की। सो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मसल सेल्स। हमारी मसल सेल्स में ये प्रोसेस होता है जब हमारी मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो पाइरूवेट जो है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में चेंज होता है, और इस प्रोसेस की वजह से हमारी मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं। इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। हम कोई हार्ड वर्क करते हैं, मसल्स का उसमें बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो हमारी सांस जो है, हमारी जो ब्रीथिंग है वो तेज होने लग जाती है। हम जल्दी जल्दी इनहेल करने लग जाते हैं, जल्दी जल्दी एक्सहेल करने लग जाते हैं। यानी हमारी मसल्स तक ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाती। जितनी क्वांटिटी में हमारी मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए है
उतनी क्वांटिटी में नहीं पहुंच पाती, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इस कंडीशन में पाइरूवेट जो है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में चेंज हो जाता है। लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी मसल्स में पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं। ये आप खुद नोटिस कर सकते हैं, जब हम कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हैं या फिर दौड़ रहे होते हैं तो हमारी मसल्स पेन करने लग जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि पाइरूवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है और लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारी बॉडी में जो मसल सेल्स हैं उनमें पेन होता है या फिर कहें क्रैम्प्स होते हैं हमारी मसल्स में। अब आते हैं पाइरूवेट। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में चेंज हो जाता है। ये वाला प्रोसेस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल के अंदर होता है। सो सिंपली ये हो गए हमारे दो एनएरोबिक रेस्पिरेशन और एक एग्जांपल हो गया यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन का। अब गाइज नेक्स्ट पेज पर देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस से पहले एक पॉइंट और देखना हमें जो कि इम्पोर्टेंट है। सो सिंपली पीछे वाले पेज पर हमने पढ़ा था ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। पाइरूवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाते हैं। ये सारा प्रोसेस किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सो इसी से रिलेटेड हमें एक पॉइंट दिया है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP। इस सेलुलर रेस्पिरेशन, जो ये रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है, इसमें जो भी एनर्जी रिलीज होती है, जो भी एनर्जी बनती है, वो सिंथेसाइज हो जाती है ATP मॉलिक्यूल में। यानी सिंपली एनर्जी ATP की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और ATP क्या होता है? ATP की फुल फॉर्म होगी एंडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट। इसी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। और ATP इसका भी एक केमिकल फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला आपको वैसे ही बता देता हूँ, एग्जाम में नहीं आएगा। फॉर्मूला हो जाएगा गाइस C10H16H5, इसके बाद O13 एंड P3। यहाँ पर फॉस्फोरस के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फोरस कितनी है? 3। ये होता है ATP का फॉर्मूला। एग्जाम में नहीं आएगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है, कैजुअली मैंने बता दिया आपको। हमारे लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो भी एनर्जी होती है वो ATP की फॉर्म में होती है हमारी बॉडी के सभी सेल्स के अंदर। यही होती है हमारी सभी सेल्स की एनर्जी। इसी ATP को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। सो ये हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर कहें रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। फाइनली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पर इसका डायग्राम भी है राइट साइड में। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम पे आएंगे। सो यहाँ पर दिया है ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज। द एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स प्रेजेंट इन नोज। फ्रॉम नोज द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट टू लंग्स। ऑक्सीजन रिच एयर यानी ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, उसको हम अपने नोज यानी कि नाक से टेक करते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं। नोज के अंदर फाइन हेयर्स यानी कि बारीक बाल होते हैं जो उस एयर को फिल्टर करते हैं। जो भी डस्ट पार्टिकल्स होता है उनको वो नोज में ही रोक लेते हैं, हमारे अंदर जाती है बिल्कुल प्योर एयर। इसके बाद नोज से एयर पास करती है, एयर जाती है थ्रोट से होती हुई पहुंच जाती है लंग्स तक। बिल्कुल सिंपल सा ये प्रोसेस है, इसे डायग्राम से भी समझ लेते हैं। सो ये है नोज। नोज से हम एयर इनटेक करते हैं, वो फिल्टर होती है नेसल कैविटी में। उसके बाद वो जाती है फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स क्या होता है आप देख सकते हो, ये है माउथ, ये है नोज। नोज और माउथ का जो कॉमन एरिया होता है, दोनों का ये कॉमन एरिया होता है, उसी को कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स में जाती है एयर, उसके बाद इससे नीचे जाती है गाइस लैरिंग्स में। लैरिंग्स होता है हमारा वॉइस बॉक्स, जहां से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लैरिंग्स के बाद एयर पहुंचती है ट्रैकिया में। ये वाली जो पाइप है ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया कार्टिलेज की बनी होती है। ट्रैकिया आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जिन्हें कहते हैं ब्रोंकी। ये वाला पार्ट ब्रोंकी और इधर वाला ये वाला पार्ट भी हो गया ब्रोंकी। ये हमारे दोनों लंग्स यानी कि फेफड़े। ब्रोंकीज आगे फर्दर डिवाइड हो जाती हैं बहुत सारी ब्रांचेस में जिन्हें कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। और हर एक ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में होती है गाइज एल्वेओलाई, जो एक बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। सो यहाँ पर हमें दिया है इन लंग्स। लंग्स के अंदर क्या होता है? द एयर पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स एंड फाइनली रीच इन एल्वेओलाई। ट्रैकिया से एयर पैसेज 2 ब्रोंकीज में डिवाइड हो जाता है, उसके बाद ब्रोंकीज से फर्दर ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है और पहुंच जाता है फाइनली
एल्वियोलाई में। ये बैलून जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को कहा जाता है एल्वियोलाई। ये किससे कनेक्ट होती हैं? ब्रोंक्यूल से। इनसे एयर इनमें आती है। सो एल्वियोलाई से रिलेटेड हमें दिया है, इट इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड अ सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई कनेक्ट विद द ब्लड वेसल्स। एल्वियोलाई बलून यानी कि गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो सरफेस प्रोवाइड करता है गैसेज के एक्सचेंज में। इसी में गैसेज का एक्सचेंज होता है। जो एल्वियोलाई की वॉल्स हैं इनसे कनेक्ट होती हैं ब्लड वेसल्स। इसके बाहर की ओर से कनेक्ट होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कनेक्ट है ब्लड वेसल से। अब इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं आगे वाले पेज पर। सो ये है एल्वियोलाई। ये कनेक्ट है इन ब्रोंक्यूल से जिनसे इनमें ऑक्सीजन रिच एयर आती है। और इसी के साथ जो एल्वियोलाई है ये कनेक्ट होती है, इनका सरफेस कनेक्ट होता है ब्लड वेसल्स से। सो यहाँ पर दिया है, देन ऑक्सीजन डिसॉल्व इन हेमोग्लोबिन फ्रॉम एल्वियोलाई एंड कैरिड फ्रॉम लंग्स टू सेल इन ऑल बॉडी पार्ट्स। ब्रोंक्यूल से ऑक्सीजन इनमें पहुंच जाती है। ये कनेक्ट होती हैं ब्लड वेसल्स से। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं ये ब्लड वेसल्स, और एब्जॉर्ब करने के बाद सभी बॉडी पार्ट्स में जो भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स तक ये ब्लड वेसल्स उस ऑक्सीजन को पहुंचा देती हैं, डिलीवर कर देती हैं। इसके अलावा क्या काम होता है यहाँ पर, द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स रिलीज इनटू एल्वियोलाई। जो ब्लड वेसल्स हैं वो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एयर लेके आती हैं सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो इन एल्वियोलाई में ड्रॉप कर देती हैं। उसके बाद एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल से ब्रोंकी, उसके बाद हमारे थ्रोट से होती हुई नोज से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। सो यहाँ पर ऑक्सीजन इन ब्लड वेसल्स द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और जो ब्लड वेसल्स कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती हैं वो इसमें ड्रॉप कर दी जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? कैरी करता है गाइज हेमोग्लोबिन, जो कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ये हेमोग्लोबिन इसमें से ऑक्सीजन कैरी करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसे सभी बॉडी पार्ट्स में जितने भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स तक ये ऑक्सीजन को पहुंचा देता है, डिलीवर कर देता है। सो इसी के साथ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसमें 2 पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा ब्रीथिंग या फिर कह सकते हैं गैसेस का एक्सचेंज, ये किस तरह से होता है प्लांट में। और सेकंड पॉइंट होगा प्लांट का जो फूड मटेरियल ग्लूकोज होता है उससे वो एनर्जी कैसे बनाते हैं। पहले देख लेते हैं गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होता है। सो यहाँ पर दिया है गैसियस एक्सचेंज अकर इन प्लांट थ्रू। गैसियस एक्सचेंज 3 तरह से होता है, तीनों यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट है स्टोमेटा इन लीव्स। जो प्लांट की लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं उसे कहा जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू प्लांट गैसेस का एक्सचेंज करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंट्री लेती है प्लांट में, स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाती है, उससे वो ग्लूकोज बनाता है और बनाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्लांट के लिए वेस्ट होती है तो इसी टाइनी पोर स्टोमेटा से वो ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। सभी लीव्स के सरफेस पर ये टाइनी पोर होता है। ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है स्टोमेटा की। इसके दोनों तरफ ये हैं गार्ड सेल्स जो इस टाइनी पोर को ऑपरेट करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं इसकी। ये गैसियस एक्सचेंज होता है फोटोसिंथेसिस में। यहाँ पर सेकंड पॉइंट दिया है लेंटिसल्स इन स्टेम। जो हमारी प्लांट की स्टेम या फिर कह सकते हैं तना होता है, वहां पर भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। लेंटिसल्स होते हैं स्टेम में टाइनी पोर्स, उन्हें लेंटिसल्स कहा जाता है। इन लेंटिसल्स की हेल्प से भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है सरफेस ऑफ रूट्स। जो प्लांट की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उनका सरफेस भी गैसेस का एक्सचेंज करता है। ये टोटल 3 तरीके हैं गैसेस एक्सचेंज करने के प्लांट में। गैसेस एक्सचेंज यानी कि ब्रीथिंग। इसके बाद समझते हैं एनर्जी किस तरह से मिलती है प्लांट को। सो यहाँ पर दिया है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन एंड यूज देम विद ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए प्लांट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, उसका यूज करते हैं वे ग्लूकोज के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाने के लिए। सिंपली ऑक्सीजन का यूज किया जाता है ग्लूकोज यानी कि प्लांट के फूड से एनर्जी बनाने के लिए। ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में मिलती है एनर्जी। ये एनर्जी हेल्पफुल होती है प्लांट को सरवाइव करने के लिए और प्लांट को
ग्रो करने के लिए। इस इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो यहाँ पर हमने लिखा है ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ये प्लांट का फूड, ऑक्सीजन इसके साथ यूज की जाएगी तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड H2O यानी कि वाटर और एनर्जी। अब आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं ये इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की बिल्कुल रिवर्स है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 प्लस में H2O, ये दोनों मिलकर ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 बनाते हैं और साथ में बनाते हैं ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड H2O यानी कि वाटर और साथ में एनर्जी। ये होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और ये होता है फोटोसिंथेसिस, जो हमने पीछे वाले पेजेस पर पढ़ा है। लाइफ प्रोसेसेस में हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया था पहले ही। अब हमारा रेस्पिरेशन भी कंप्लीट हो गया। रेस्पिरेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के टाइप क्या होते हैं, इसके अलावा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर कहें रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, और इसी के साथ हमने पढ़ लिया है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो रेस्पिरेशन वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट ट्रांसपोर्टेशन पर। ट्रांसपोर्टेशन, इसको स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। सो यहाँ पर है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग होता है किसी भी सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, यही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। आगे आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है ये समझ लेते हैं। सो यहाँ पर है ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस, इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दोज सेम सेल्स। ह्यूमंस में ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो सभी नेसेसरी यानी कि जरूरत के सब्सटेंसेस को सेल्स तक पहुंचाता है, और इसके साथ ही जो सेल्स में मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो सेल्स में वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको भी ये उन सेल्स से बाहर निकालता है। यानी हम सिंपली कह सकते हैं ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड। इसमें आगे दिया है द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, सो यहाँ पर दिए गए हैं हमें। इसमें सबसे पहले है प्लाज्मा, उसके बाद RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद प्लेटलेट्स एंड देन व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे WBC भी कह सकते हैं। सो इन चारों ब्लड कंपोनेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। इसमें हमें दिया है इट इज येलो कलर फ्लूइड, इट ट्रांसपोर्ट फूड, CO2, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा। प्लाज्मा जो कि ब्लड का एक कंपोनेंट होता है, ये एक येलो कलर का फ्लूइड होता है। ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह इन तीनों चीजों को ये पहुंचाता है। आगे है रेड ब्लड सेल्स, इसको हम कह सकते हैं RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। ये क्या करते हैं, इट कंटेन हेमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। जो रेड ब्लड सेल्स यानी RBC हैं, इनमें होता है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, दीज हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लोट करना यानी कि जमा देना। जब हमें कहीं पर चोट लग जाती है, कहीं पर हमारी बॉडी में कट लग जाता है, तो ब्लड वहां से फ्लो, ब्लड लूज ना हो सके हमारी बॉडी से, इसलिए वहां पर ब्लड क्लोट हो जाता है। और ये काम किसका होता है, प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स ब्लड को क्लोट कर देती हैं यानी जमा देती हैं, क्योंकि बॉडी से अगर ब्लड लूज हो गया तो वो सीरियस कंडीशन हो सकती है किसी भी ह्यूमन के लिए। नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल्स, इन्हें हम कह सकते हैं WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। इनके बारे में दिया है दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड जर्म्स। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में जो भी हार्मफुल यानी कि हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और जर्म्स होते हैं, इनसे ये फाइट करते हैं। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरोधी क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम को ये बनाते हैं। सो ये थे ब्लड के चारों कंपोनेंट और उन सभी के फंक्शंस। अब आप सोचिए, ब्लड एक फ्लूइड है, लिक्विड की तरह है, क्या वो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी नसें हैं, उनमें अपने आप से फ्लो करेगा? सिंपल सी बात है, ब्लड को फ्लो करने के लिए या तो प्रेशर की जरूरत होगी या फिर जरूरत होगी किसी एक पंप की। सो यहाँ पर दिया है द हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। ह्यूमंस में हार्ट ब्लड को पंप करता है हमारी ब्लड वेसल्स में। अब हार्ट के बारे में गाइस पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर बिल्कुल डिटेल में समझेंगे।
हार्ट के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर हार्ट का डायग्राम भी लिया है हमने बुक में से ही, इसको भी समझेंगे, डायग्राम से भी समझेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया है हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, इट हैव टू साइड सेपरेटेड बाय मस्कुलर वॉल, इट हैव 4 चैम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। हार्ट हमारी बॉडी में एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसकी 2 साइड्स होती हैं जो मस्कुलर वॉल से सेपरेट होती हैं। डायग्राम से समझते हैं, ये वाली साइड है लेफ्ट साइड और ये वाली साइड है राइट साइड। 2 साइड हो गई, लेफ्ट साइड राइट साइड। इन दोनों को सेपरेट किया जाता है एक मस्कुलर वॉल से। ये वाली जो वॉल है ये सेपरेट करती है इन दोनों साइड्स को, इन्हें डिवाइडिंग वॉल भी कहा जाता है। इसके अलावा हार्ट के 4 चैम्बर्स भी होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। डायग्राम से समझ लेते हैं, ये वाली साइड है राइट साइड। राइट साइड में अपर पार्ट जो है ये है राइट एट्रियम और जो लोअर पार्ट है ये वाला चैम्बर है ये है राइट वेंट्रिकल। 2 चैम्बर है राइट साइड में, एक राइट एट्रियम और एक राइट वेंट्रिकल। बिल्कुल इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी 2 चैम्बर्स हैं, ऊपर वाला जो है वो हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम और जो नीचे वाला है ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं वो होते हैं वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट आप लगा देना उनके साथ, और जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं वो होते हैं एट्रियम। जो ऊपर और नीचे ये चैम्बर्स हैं एट्रियम और वेंट्रिकल, इनके बीच में होती है गाइस ये वाल्व होती है जिससे इस वाले अपर एट्रियम से ब्लड आता है इस वाल्व के थ्रू वेंट्रिकल में। बिल्कुल इसी तरह से ये वाला एट्रियम है लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पर भी ये वाल्व है, इस वाल्व के थ्रू आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड। ये थी हार्ट की डेफिनेशन जिसमें हार्ट को डिस्क्राइब किया गया था। अब बात करते हैं हाउ हार्ट वर्क्स, हार्ट काम किस तरह से करता है। यहाँ पर दिया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि वो ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है, वो ब्लड हमारी बॉडी से राइट एट्रियम में आता है। डायग्राम में देखते हैं, देखो यहाँ पर है वेना केवा, ये हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। इस ब्लड वेना केवा, इस ब्लड वेसल से हमारे लोअर बॉडी का जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में आ जाता है, और इस वेना केवा से इससे हमारी अपर बॉडी पार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आ जाता है। इसके बाद क्या होता है देखते हैं, which then pumped to your lungs by right ventricle through arteries। राइट एट्रियम में जो ब्लड आया है उसको पंप कर दिया जाता है राइट वेंट्रिकल से हमारी आर्टरीज में। राइट एट्रियम में जो ब्लड आया था वो इस वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आएगा। जब हार्ट नीचे से एक्सपेंड करेगा, जब ये फैलेगा तो इस यहाँ पर जो ब्लड है वो इस वाल्व के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हार्ट फिर से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, नीचे से सिकुड़ेगा। सिकुड़ने पर ये वाल्व जो है ये बंद हो जाती है। जो यहाँ पर ब्लड होता है वो पंप कर दिया जाता है बाद में जो आर्टरीज होती हैं। यहाँ पर जो ब्लड होता है वो पंप कर दिया जाता है लंग्स को, हमारी लंग्स के पास उसे पहुंचा दिया जाता है इस पाथ से हमारी आर्टरीज के थ्रू। राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप कर दिया लंग्स यानी कि फेफड़ों के पास। अब क्या होगा, वेयर इट ड्रॉप कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैरी ऑक्सीजन। लंग्स में ब्लड जाएगा, वहां पर गैसेस का एक्सचेंज कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में ड्रॉप कर देगा और वहां से कैरी कर लेगा ऑक्सीजन। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था अब वो हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उसने ऑक्सीजन को कैरी कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रॉप कर दिया लंग्स में। अब आगे क्या होगा, then oxygenated blood comes to left atrium through veins which then pumped to your body parts by left ventricle through aorta। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंट्री करेगा वेन्स के थ्रू। इस साइड में ये है वेन्स, इन वेन्स से यहाँ पर ये ब्लड एंट्री करेगा लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया है उसको पंप कर दिया जाता है हमारे सभी बॉडी पार्ट्स तक लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा एरोटा के थ्रू। सिंपली इसे डायग्राम से समझते हैं, लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में वेन्स की हेल्प से ब्लड एंट्री करता है, यहाँ पर ब्लड पहुंच गया। अब हमारा हार्ट नीचे से एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, तो यहाँ पर जो ब्लड है वो एंट्री ले लेगा, लेफ्ट एट्रियम से एंट्री ले लेगा इस वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पर ब्लड जब आ जाएगा उसके बाद हार्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन करेगा हार्ट, यानी सिकुड़ेगा। सिकुड़ने पर ये वाली वाल्व बंद हो जाएगी तो ब्लड इस ओर्टा के थ्रू हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है, सभी सेल्स तक।
हार्ट किस तरह से काम करता है इसका थोड़ा सा और डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ नेक्स्ट पेज पर। हार्ट किस तरह से वर्क करता है इसकी एक इजी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ इस डायग्राम की हेल्प से। सो ये है हमारा हार्ट, ये है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा से पहुंचता है हमारे हार्ट में। हमारे हार्ट के अपर राइट एट्रियम में पहुंचता है, उसके बाद पहुंचता है ये राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल इसे पंप कर देता है पुल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में। लंग्स में ये ब्लड जाके कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉप कर देता है, ऑक्सीजन कैरी कर लेता है। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे इस हार्ट के इस अपर पार्ट में, लेफ्ट वाले अपर पार्ट में जो है लेफ्ट एट्रियम में आता है। उसके बाद आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल इसे पंप कर देता है हमारे दोबारा से बॉडी सेल्स में एओर्टा के थ्रू। उसके बाद फिर से यही प्रोसेस होता है, हमारी बॉडी ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। फिर से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा के थ्रू हार्ट में जाता है। हार्ट उस ब्लड को पंप कर देता है लंग्स में। लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आ जाता है फिर से हार्ट में। हार्ट उसे पंप कर देता है फिर से हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स वो होती हैं जिनमें ब्लड ट्रेवल करता है, फ्लो करता है। पाइपिंग सिस्टम होता है हमारी बॉडी का ये। सो ब्लड वेसल्स दो तरह की होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। पहले आर्टरीज को समझते हैं। सो यहाँ पर दिया है दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी। दीज आर थिक एंड इलास्टिक। द स्मॉलर वेसल विच आर 1 cell थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज। जो भी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कैरी करती हैं, सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। यहाँ पर एक्सेप्शन रखा गया है, जो पुल्मोनरी आर्टरी है सिर्फ ये ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इसके अलावा जो भी आर्टरीज हैं वो सभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। इसी में आगे दिया है थिक एंड इलास्टिक। जो भी आर्टरीज हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक यानी कि ये इजीली बेंड हो सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कैपिलरीज के बारे में। ऐसी आर्टरीज जो 1 cell थिक होती हैं, जिनकी मोटाई 1 cell जितनी होती है, उन आर्टरीज को कहा जाता है कैपिलरीज। ये बहुत फाइन होती हैं, बहुत बारीक होती हैं कैपिलरीज हमारी बॉडी में। सो बिल्कुल सिंपल, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ये थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं। और ऐसी आर्टरीज जो 1 cell थिक, 1 cell जितनी मोटी होती हैं, उन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। सो ये हो गया आर्टरीज के बारे में। आगे है वेन्स। ये क्या होती हैं? वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्ट पुल्मोनरी वेन। दीज आर थिन एंड लेस इलास्टिक। वेन्स का काम होता है हमारे बॉडी पार्ट्स में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करना। इसमें भी एक एक्सेप्शन रखा गया है, जो पुल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इसके अलावा जितने भी वेन्स हैं वो सभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। वेन्स के बारे में और भी दिया गया है थिन एंड लेस इलास्टिक। वेन्स जो हैं ये थिन यानी कि पतली होती हैं और लेस कम इलास्टिक होती हैं, यानी इन्हें फोल्ड इजीली नहीं किया जा सकता है एज कंपेयर टू आर्टरीज। सो दो तरह की ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स, इनमें फ्लो होता है ब्लड। यहाँ पर दिया है लिम्फ। लिम्फ भी एक ट्रांसपोर्टर होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो ए ट्रांसपोर्टर फ्लूइड। द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द लिम्फ। ब्लड के अलावा हमारी बॉडी में एक और ट्रांसपोर्टर होता है जिसे कहते हैं लिम्फ। ये बनता कैसे है? सो जो हमारी कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसमें पोर्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक उसमें छेद होते हैं। उन छेद से कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स एस्केप कर जाते हैं, निकल जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में। जो 2 सेल के बीच में खाली जगह होती है वहां पर वो एस्केप कर जाते हैं प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स किसी भी टिश्यू में और बनाते हैं लिम्फ। इस तरह से कई सारे सेल्स हैं, उनके बीच में जो भी ये खाली जगह है, इस खाली जगह में पहुंच जाते हैं ये तीनों चीजें, प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स, कैपिलरीज से लीक होकर, या फिर कह सकते हैं इन छोटे छोटे बारीक पोर्स से निकलकर इस इंटरसेलुलर में पहुंच जाते हैं और बनाते हैं लिम्फ। इसके बारे में कुछ पॉइंट भी दिए हैं, इन्हें देखते हैं।
हैं, इसमें फर्स्ट है इट इज कलरलेस, ये कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। सेकंड है लिम्फ एब्जॉर्ब्स एंड ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, लिम्फ काम क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है फैट को, ये हमारे इंटेस्टाइन से फैट को एब्जॉर्ब करता है और उसे बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट भी करता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट दिया है इट ड्रेन अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म, जो टिश्यू में मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सेस मेटाबॉलिज्म यानी कि एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है टिश्यू के अंदर, उसे भी ये ड्रेन करता है, यानी कि रिमूव कर देता है, वहां से हटा देता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है। सो ये था हमारा लिम्फ, एक और ट्रांसपोर्टर जो हमारी बॉडी में होता है ब्लड के अलावा। इसी के साथ गाइस हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स यहां पर दिया है देयर आर टू ट्रांसपोर्टर टिश्यू इन प्लांट्स, प्लांट्स में टिश्यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम, दो टिश्यू होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, पहला है इसमें जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। इन दोनों के बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। सो दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहले देखते हैं जाइलम को, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट्स टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट। जाइलम टिश्यू वाटर और वाटर में डिसॉल्व मिनरल्स को ये अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि रूट्स से हाईएस्ट पॉइंट जो होता है प्लांट का, वहां पर जड़ों से प्लांट की लीव्स तक ये ट्रांसपोर्ट करता है इन दोनों चीजों को। ये सिर्फ वाटर और वाटर में डिसॉल्व मिनरल्स, इन दोनों चीजों को ये ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अलावा कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। सेकंड पॉइंट है इट ओनली ट्रांसपोर्ट अपवर्ड्स, जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में करता है, यूनिडायरेक्शन ट्रांसपोर्टेशन होता है ये, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की ओर। आगे थर्ड पॉइंट दिया है इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपीरेशन, जाइलम टिश्यू ट्रांसपीरेशन नियम के तहत काम करता है, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। अब ट्रांसपीरेशन क्या है यहाँ पर दिया गया है, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं फ्लोएम के बारे में। सो फ्लोएम में फर्स्ट पॉइंट दिया है इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीव से। फूड कहाँ पर प्रिपेयर होता है प्लांट में, लीव्स यानी कि पत्तों में, पत्तों से ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के सभी पार्ट्स तक। सेकंड पॉइंट है इट कैन ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, फ्लोएम टिश्यू दोनों डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट कर सकता है, अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर भी और डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर भी, दोनों डायरेक्शंस में ये फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, जो फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स से प्लांट के अदर पार्ट्स में, उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। अब आते हैं ट्रांसपीरेशन प्रोसेस पर। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ट्रांसपीरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट वाटर को लूज करता है वेपर की फॉर्म में, जो प्लांट का अपर पार्ट, एरियल पार्ट यानी कि ऊपर वाला पार्ट होता है, वहां से। इस प्रोसेस में जो लीव्स होती हैं वो एक वैक्यूम क्रिएट करती हैं जिससे वाटर ऊपर की तरफ फ्लो करता है और लीव्स के स्टोमेटा से वो वेपर बनके प्लांट से बाहर निकल जाता है। इसी प्रिंसिपल यानी कि नियम पर काम करता है जाइलम टिश्यू। सो इसी के साथ हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। लाइफ प्रोसेसेस में अब तक हमने इन चारों में से न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया, रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया और अभी अभी कंप्लीट हुआ है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इन दोनों को समझा बिल्कुल डिटेल में। अब आते हैं फाइनल लाइफ प्रोसेस पर जो है एक्सक्रीशन। इसको स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। एक्सक्रीशन इसमें दिया है द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी जनरेट्स मैनी काइंड ऑफ वेस्ट, इट इज अ प्रोसेस इन विच वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब हो जाएगा फूड को डाइजेस्ट करना, फूड से एनर्जी क्रिएट करना। इन सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बॉडी कई तरह के वेस्ट जनरेट करती है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट देती है। इन वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से निकालने के प्रोसेस को ही कहा जाता है एक्सक्रीशन। बिल्कुल सिंपल कहें तो वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालना। यहाँ पर बात की गई है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होते हैं। सो मेटाबॉलिक वेस्ट किस किस टाइप के होते हैं, इसमें फर्स्ट है
डाइजेस्टिव वेस्ट, जो हम फूड इनटेक करते हैं, जो फूड हम खाते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बचता है जो वाया एनस बाहर निकल जाता है डाइजेशन प्रोसेस में ही। इस डाइजेस्टिव वेस्ट के बारे में हम डाइजेशन इन ह्यूमंस वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। सेकेंड टाइप का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है रेस्पिरेटरी वेस्ट। हमारी बॉडी ऑक्सीजन इनहेल करती है, सभी सेल्स तक वो ऑक्सीजन जाती है, वहां से एक वेस्ट जनरेट होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे लंग्स में पहुंचता है। लंग्स से उसे थ्रोट के थ्रू नोज से बाहर निकाल दिया जाता है। सो इसको भी हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन सिस्टम में। थर्ड है नाइट्रोजेनियस वेस्ट। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। नाइट्रोजेनियस वेस्ट क्या होते हैं हमारी बॉडी में? यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया या फिर वाटर, ये सारे नाइट्रोजेनियस वेस्ट होते हैं जो हमारे ब्लड में डिसॉल्व होते हैं। इनको कैसे बाहर निकाला जाएगा हमारी बॉडी से, इसी के बारे में पढ़ना है हमें एक्सक्रीशन में। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका डायग्राम भी दिया है राइट साइड में, इसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है 2 किडनीज से, यूरेटर्स से, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा से। इन चारों चीजों से ये बना होता है। अब इन चारों चीजों के बारे में हमें यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम से समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट में है किडनीज। इसके बारे में दिया है इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट। किडनी क्या करती है? जो भी ब्लड में वेस्ट होता है उसको ये फिल्टर कर देती है, अलग कर देती है, यानी कि ब्लड में से ये यूरिन, जो यूरिया, यूरिक एसिड और वाटर होता है, उसको ये अलग कर देती है। सेकेंड पॉइंट दिया है यूरेटर्स। ये क्या करते हैं? इट ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। किडनी में जो यूरिन बना था, ब्लड में से जो यूरिन अलग हुआ था, उसको यूरेटर ड्रेन आउट कर देते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि ट्रांसफर कर देते हैं। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को ये भेज देते हैं, ट्रांसफर करते हैं। आगे है यूरिनरी ब्लैडर। इसके बारे में दिया है इट स्टोर द यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। लास्ट पॉइंट है यूरेथ्रा, ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड बॉडी। यूरेथ्रा क्या करता है? जो भी यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हुआ था, यूरेथ्रा उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। डायग्राम से समझते हैं। अब डायग्राम में आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये एक किडनी है, ये एक किडनी है। किडनी में ब्लड आता है रेनल आर्टरी से, जो ये ओर्टा है, इससे कनेक्ट होती है रेनल आर्टरी। रेड कलर वाली जो आपको दिख रही है हमारी ब्लड वेसल, रेनल आर्टरी, इसमें से ब्लड आता है इस वाली किडनी में भी और इस वाली किडनी में भी। उसके बाद किडनी ब्लड को फिल्टर कर देती है, उसमें से यूरिन को अलग कर देती है। ब्लड जो फिल्टर हो चुका है वो वापस चला जाता है रेनल वेन से। किडनी से जो ये ब्लू कलर वाली ब्लड वेसल कनेक्ट है, इसको कहा जाता है रेनल वेन। ये ब्लड को कलेक्ट कर लेती है किडनी से। ब्लड तो फिल्टर होके वापस चला गया। अब जो यहाँ पर किडनी में यूरिन बचा है उसका क्या होता है? इस वाली पाइप से, ये वाली जो पाइप है, इस वाली पाइप से वो आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। इस वाली किडनी के साथ ये वाली पाइप है, इस पाइप को कहा जाता है यूरेटर। बिल्कुल इसी तरह से इस किडनी के साथ भी ये पाइप है, इसे भी कहा जाएगा यूरेटर। 2 किडनीज की 2 अलग अलग यूरेटर्स हैं। यूरेटर्स के थ्रू जो यूरिन किडनी में है वो आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है वो स्टोर होता है, उसके बाद यूरेथ्रा से वो बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से। ये है बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब आप सोचिए किडनी में ऐसा क्या है जो वो ब्लड को फिल्टर कर देता है? तो यहाँ पर दिया है किडनी हैव ए फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। ए को यहाँ पर कट कर दीजिए। किडनी में जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जो ब्लड को फिल्टर करती है, उन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन्स के बारे में गाइस पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेफ्रॉन्स, यहाँ पर इसका डायग्राम भी है। ये होती है किडनी के अंदर नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन है ये। हर एक किडनी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन्स होती हैं। इस डायग्राम को बाद में देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर दिया है नेफ्रॉन्स आर फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू डक्ट एंड अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज बोमन्स कैप्सूल। ये पीछे वाले पेज पर भी बताया था। नेफ्रॉन्स जो है वो किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं। ये ब्लड को फिल्टर करती हैं, जो भी ब्लड में वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको वो रिमूव कर देती हैं।
नेफ्रॉन में ट्यूब होती हैं जो एक डक्ट से कनेक्ट होती हैं। इसके अलावा एक कप शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल। डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर है ये है बोमन्स कैप्सूल। ये बोमन कैप्सूल कनेक्ट होता है ट्यूब से। इसके पीछे की तरफ आप देखोगे ये येलो कलर की ट्यूब है जो बोमन कैप्सूल से कनेक्ट है, और इन ट्यूब्स के आसपास आप देख सकते हैं जो रेड और ब्लू कलर की ये हैं ब्लड कैपिलरीज। इसके बाद ये ट्यूब यहाँ पर आती है और यहाँ से लेती है एक यू टर्न। इस यू टर्न को कहा जाता है, इस यू टाइप की शेप को कहा जाता है हेनलीज लूप। उसके बाद ये ट्यूब लास्ट में कनेक्ट होती है एक डक्ट से। ये है डक्ट। ये एक नेफ्रॉन यहाँ पर कनेक्ट है इस डक्ट से, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी एक नेफ्रॉन कनेक्ट होगी, इसी तरह से यहाँ पर भी एक अलग नेफ्रॉन कनेक्ट होगी, इसी तरह से जो भी ये पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर बहुत सारी नेफ्रॉन्स कनेक्ट होंगी इस डक्ट से। डायग्राम को और एक्सप्लेन करेंगे बाद में। यहाँ पर पढ़ते हैं बोमन्स कैप्सूल के बारे में। ये क्या करता है? इट फिल्टर्स ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन। बोमन्स कैप्सूल ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन को कलेक्ट कर लेता है। बोमन्स कैप्सूल में ब्लड आता है रेनल आर्टरी से। ये रेड वाली जो कैपिलरी है इसे कहते हैं रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी से बोमन कैप्सूल में ब्लड आता है। ये ब्लड में जो भी अनवांटेड थिंग्स होते हैं, जो भी वेस्ट होता है, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करके ये इन ट्यूब्स में उसे पहुंचा देता है। रेनल आर्टरी से जो बोमन कैप्सूल में ब्लड आता है उसमें ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होता है, वाटर होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। उन सभी चीजों को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इस कैपिलरी से फिल्टर्ड ब्लड बाहर आ जाता है। ये कैपिलरी आगे अटैच होती हैं इन ट्यूब्स के साथ। बोमन्स कैप्सूल ने कई सारी ऐसी चीजों को भी एब्जॉर्ब कर लिया जिनको बॉडी की नीड थी, जैसे ग्लूकोज या फिर एमिनो एसिड या फिर वाटर, जो नेसेसरी थिंग्स थी बॉडी के लिए। यूरिन के साथ साथ इसने ग्लूकोज और एमिनो एसिड को भी एब्जॉर्ब करके इन ट्यूब्स में पहुंचा दिया। इसके बाद हेनलीज लूप के बारे में दिया है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड वाटर। हेनलीज लूप में रीएब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज, एमिनो एसिड और वाटर का। दोबारा से इन चीजों को एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के द्वारा। जो बोमन कैप्सूल ने ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर, यूरिन जो भी इसने एब्जॉर्ब किया था वो इन ट्यूब्स से आ जाएगा, यहाँ पर इन येलो ट्यूब से आ जाएगा हेनलीज लूप में। हेनलीज लूप के चारों ओर होती हैं ब्लड कैपिलरीज। सो यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज ग्लूकोज, एमिनो एसिड और जितनी बॉडी को नीड है उतने वाटर को ये दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेती हैं इस हेनलीज लूप यानी कि इन ट्यूब्स में से। और जो बचा हुआ मटेरियल यानी कि वेस्ट होता है वो इस ट्यूब से आ जाता है इस डक्ट में। यहाँ पर वो कलेक्ट कर लिया जाता है, इस डक्ट में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिया है, देन यूरिन एंटर्स इनटू यूरेटर थ्रू डक्ट्स एंड कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर। डक्ट में यूरिन आने के बाद वो यूरेटर की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहाँ पर वो कलेक्ट हो जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सी हमारी फंक्शनल यूनिट थी किडनी की। इसी नेफ्रॉन के साथ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उसको कैसे रिमूव करता है। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट दिए हैं, समझ लेते हैं। फर्स्ट है प्लांट रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, जरूरत होती है फूड प्रिपेयर करने के लिए। प्लांट में वेस्ट होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ये रिमूव कर देता है स्टोमेटा के थ्रू। सेकंड पॉइंट है एक्सेस वाटर रिमूव्ड थ्रू स्टोमेटा बाय ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। प्लांट में जो एक्सेस वाटर होता है वो उसको स्टोमेटा के थ्रू ही ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से वेपर की फॉर्म में रिमूव कर देता है। एक्सेस वाटर यानी कि जरूरत से ज्यादा पानी। थर्ड पॉइंट है प्लांट आल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बार्क्स। प्लांट टाइम टू टाइम जो पुरानी लीव्स होती हैं, ओल्ड लीव्स होती हैं, उनको भी रिमूव कर देता है, और जो बार्क होती है, जो पेड़ में तने की छाल होती है, वो उसको भी हटा देता है, रिमूव कर देता है। ये 3 थे यहाँ पर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इसी के साथ हमारे चारों लाइफ प्रोसेस हो जाते हैं कंप्लीट। न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट किया, रेस्पिरेशन हमने कंप्लीट किया, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हमने कंप्लीट किया, और फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया है अब एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन के साथ ही हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ आए हैं तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन कीजिए।